थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बताता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा रिकैप दे रहा हूँ बेटा मैं आपको प्रीवियस लेक्चर का। और मेरा जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो इंशाल्लाह, जो फर्स्ट रिकॉर्डेड लेक्चर है बेटा, वो आपको, और ये वाला रिकॉर्डेड लेक्चर आपको इंशाल्लाह दोबारा रीब्रॉडकास्ट कर दिया जाएगा और आपको उसकी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन बता दी जाएगी कब होगा ये। एक्चुअली उस दिन चूंकि पहला दिन था और बहुत सारे बच्चे लॉग इन ही नहीं कर पाए थे, और आज का जो है वो लेक्चर थोड़ा शायद इसलिए भी बच्चे एब्सेंट होंगे। आज कुछ बच्चे कॉलेजेस में अपने रिजल्ट लेने गए हैं, कुछ बच्चे लेके आ गए होंगे, कुछ बच्चे इधर उधर, मतलब आज मसरूफियत थोड़ी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अदर डेज। तो इंशाल्लाह आज का वाला लेक्चर भी री ब्रॉडकास्ट हो जाएगा इंशाल्लाह कमिंग संडे वाले दिन, और आपको उसके बारे में टाइमिंग वगैरह सब कुछ बता दी जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट करके अपने लेक्चर को आगे बढ़ा रहा हूं। आज मैंने आपसे ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड तीन टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तीन टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड और एक एरीन या एरोमेटिक। एरीन या एरोमेटिक उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं, एरीन या एरोमेटिक उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कहते हैं बेटा जिनमें फंक्शनल ग्रुप बेंजीन प्रेजेंट होता है। तो अगर बेंजीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा तो हम उन कंपाउंड्स को एरीन या एरोमेटिक कहते हैं। मैंने आपसे कहा था एरीन या एरोमेटिक आर नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। ये वो क्लास ऑफ कंपाउंड है जो ना सैचुरेटेड को फॉलो करती है और ना अनसैचुरेटेड के रूल्स को फॉलो करती है। अच्छा, मैंने इस बात को आगे बढ़ाने के लिए कि आखिर ऐसा क्यों होता है, हमने डिस्कस करना शुरू किया था कि हम सबसे पहले बेंजीन का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा, बेंजीन के स्ट्रक्चर में मैंने आपसे सबसे पहला जो टॉपिक डिस्कस करना शुरू किया बेटा वो थी इसकी बॉन्डिंग। मैं अपने थोड़ी सी उसको रिकैप दे रहा हूं, वापस से रिपीट कर देता हूं। बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, और बेंजीन में हर इंडिविजुअल कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ठीक है, अगर sp2 हाइब्रिडेशन होती है तो एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल हर कार्बन के पास रिमेनिंग बचता है। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन होते हैं और पाई बॉन्ड्स बनाने के रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, मैंने आपको बॉन्डिंग के अंदर सिर्फ यहां तक करा दिया था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और हर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। सर विल यू नॉट लेट अस रिकॉर्ड दिस ईयर? बेटा हम लोग खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपको दे देंगे। ठीक है बेटा, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह हम आपको खुद रिकॉर्डेड लेक्चर दे देंगे। ठीक है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी तो आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब आता हूं इस बात पे कि बेंजीन के अंदर हर कार्बन में sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल होता है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कार्बन कार्बन आपस में 6 सिग्मा बॉन्ड्स बनाते हैं बेटा। ये मैंने स्ट्रक्चर बना के आपको बताया था। 6 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं बिटवीन कार्बन कार्बन, और 6 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन बनते हैं। मैंने अपना लेक्चर यहां पर आकर एंड कर दिया था कि अगर हर कार्बन के पास एक एक pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हो और वो आपस में पाई बॉन्ड बनाए तो 3 ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। अगर 3 ऑल्टरनेटिव पाई बॉन्ड्स वाला स्ट्रक्चर में बना दूं तो इस स्ट्रक्चर को आप चेक कीजिए बेटा, इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर 3 ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड आ गए तो ये अनसैचुरेटेड हो गया। जबकि मैंने आपसे कहा था कि बेंजीन इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। तो सवाल ये है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो फिर तो ये अनसैचुरेटेड होना चाहिए था, तो आपने क्यों कहा इट इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड? यहीं से स्टार्ट करता हूं, सुनिएगा। अब देखिएगा, इस बेंजीन रिंग के अंदर जो CH का रिंग है, हर कार्बन के पास pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है। ठीक है, और हर pz अपने एडजेसेंट के साथ एक पाई बॉन्ड बना सकता है, बनाता जरूर है, लेकिन उसके बाद क्या होता है जरा सुनिएगा। जैसे ही pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है
और अपने एडजेसेंट वाले पीजेड पीजेड के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है। ये देखें, मैं ब्लैक से शो कर रहा हूं ताकि आपको मेरी बात और अच्छी समझ में आ जाए। ये लुक एट हियर। अब अगर ये वाला बॉन्ड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो गया, तो जो लेफ्ट साइड पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड था, ठीक है, वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? नेक्स्ट। ये देखिए बेटा, इधर शिफ्ट हो गया लाइक दिस। ये मैं ब्लू उससे इंक से बना रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ गए। अगर ये लेफ्ट वाला राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है, ब्लू वाले से शो कर रहा हूं, तो वो जो राइट साइड पे ऑलरेडी था वो कहां शिफ्ट हो जाएगा? वो वापस से अगेन आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखें, सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि बेंजीन में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो फिक्स नहीं होते बल्कि कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट बताना चाह रहा हूं। अब सी एच का रिंग है, ठीक है, गौर से देखिएगा। ये हो गया आपका स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ सी एच बॉन्ड। ये हो गया सी एच, ठीक है। ये जो ऊपर और नीचे आपके पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, फिक्स नहीं है। डीलोकलाइज मतलब अपनी जगह चेंज करते जा रहे हैं, या डबल बॉन्ड शिफ्ट हो रहे हैं। इस शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड को बेटा बेंजीन रिंग के अंदर एक रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने रिंग बनाया है इस बेंजीन रिंग के अंदर, सी एच रिंग के अंदर बेटा, ये रिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है? ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। इस रिंग का मतलब होता है ये डीलोकलाइजेशन शो कर रहा है। अब जरा देखिएगा, मैंने आपसे कहा था ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था ये गलत है और ये वाला स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अगर मैं बनाता और बोलता कि ये है बेंजीन का स्ट्रक्चर बेटा, तो आपकी तरफ से सवाल ये आता कि सर ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड तो है ना, तो आप अनसैचुरेटेड बोले। आप इसे नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो ही नहीं कर रहा हूं, ऐसा स्ट्रक्चर होता ही नहीं है। बल्कि बेंजीन रिंग के अंदर बेंजीन के 3 पाई बॉन्ड कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं, या आप बोल सकते हैं उनके 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज हो रहे होते हैं, और उस डीलोकलाइजेशन को ऐसे रिंग से शो किया जाता है। अब तुम्हारी तरफ से एक और बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन आएगा, सर आपने कहा कि डीलोकलाइजेशन होती है, हमने मान लिया, लेकिन क्या सर इस डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का बेंजीन में कोई प्रूफ है? देयर आर 3 प्रूव्स ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। 3। मैं आपको एक एक करके तीनों एक्सप्लेन करूंगा। मतलब कहने का यह है बेटा, बात को अगर समराइज करूं तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमें कैसे पता चला कि डीलोकलाइजेशन होती है, पाई बॉन्ड्स फिक्स नहीं होते, ये बात हमें कैसे पता चली? हमें 3 प्रूफ से पता चली, ठीक है। हमें 3 ऐसे सबूत मिले जिसके बाद हम कह सकते हैं कि हाँ बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है। पाई इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं रहते बल्कि कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज होते रहते हैं, या पाई बॉन्ड शिफ्ट होते रहते हैं। कितनी प्रूफ है हमारे पास? 3। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह बेटा मैं आपको तीनों प्रूफ्स बताऊंगा कि वाई वी से कि अगर बेंजीन के अंदर अल्कीन की तरह डबल बॉन्ड नहीं होते बल्कि शिफ्ट होते रहते हैं, ठीक है। तो यहां से मेरा लेक्चर आज का स्टार्ट होगा। सबसे पहला प्रूफ बेटा, नंबर 1, हाउ डू वी नो कि डीलोकलाइजेशन होती है, उसका मैं पहला प्रूफ देने लगा हूं। वो है डिफरेंस बिटवीन, या डिफरेंस इन रिएक्शंस between alkene and benzene। पहली बार हमें कैसे पता चला कि बेंजीन इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड? बेंजीन अल्कीन की तरह नहीं है बल्कि उसके डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं। पहला प्रूफ कैसे पता चला? डिफरेंस से। कैसे? यहां देखिएगा, आपको एएस लेवल का थोड़ा सा बैकग्राउंड आना चाहिए बेटा, वरना अब मेरी बातें थोड़ी मुश्किल होती जाएंगी आपके लिए, ठीक है।
तो मैं जो जो चीजें आपको बताता जाऊं आप प्लीज वो रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं। अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन इसलिए होते हैं कि डबल बॉन्ड पर अटैक करने वाला कभी कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता। डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही होगा। तो जब आप अल्कीन की ब्रोमिनेशन करते हैं तो ब्रोमीन किस फॉर्म में अटैक करता है? एन इलेक्ट्रोफाइल, Br पॉजिटिव की फॉर्म में। अब आप चेक करें, इसने अटैक किया और रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये इंटरमीडिएट बना कार्बोनियम आयन। यही काम अब आप देखिएगा बेटा, पहला प्रूफ बता रहा हूं आपको। आप ब्रोमिनेशन करें इसके साथ, कोई रिएक्शन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ? इस डिफरेंस से हमें क्या पता चला? जब आप ब्रोमिनेशन करते हैं अल्कीन की हो जाती है, लेकिन अगर आप ब्रोमिनेशन करें इसकी बेंजीन की तो नहीं होती। तो जो लोग ये कहते हैं कि यार अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड है और अल्कीन की तरह है, तो ब्रोमिनेशन हो जानी चाहिए थी। ब्रोमिनेशन ना होने का मतलब, इलेक्ट्रोफाइल ऐड ना होने का मतलब, बेंजीन के डबल बॉन्ड अल्कीन की तरह नहीं होते। अब सवाल यह है कि अल्कीन के डबल बॉन्ड किस तरह होते हैं जो बेंजीन के डबल बॉन्ड उस तरह नहीं होते? अल्कीन के डबल बॉन्ड फिक्स होते हैं, बेंजीन के डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते, शिफ्ट होते रहते हैं। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल यहां देखिएगा, ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। अब देखो कैसे। सपोज करो बेटा, दो रूम्स हैं, ठीक है बेटा, और दो बच्चों से कहा गया कि इस रूम में एक बुक हाइड की गई है, छुपाई गई है, वो जाके ढूंढ के लाओ, ठीक है। ये रूम नंबर 1 और ये रूम नंबर 2, दो स्टूडेंट हैं। रूम नंबर 1 के अंदर इस बच्चे को पता है कि बुक यहां रखी हुई है, ठीक है, और रूम नंबर 2 के अंदर इस बच्चे को नहीं पता बुक कहां रखी हुई है। आपसे कोई पूछे बताओ कौन सा बच्चा जाकर जल्दी से बुक ढूंढ के ले आएगा, तो आप बोलेंगे पहला वाला स्टूडेंट। दूसरा वाला नहीं ढूंढ सकता, ढूंढेगा भी तो बहुत टाइम लगेगा उसको, क्योंकि उसको पता नहीं है कहां रखी गई है बुक, उसको ढूंढना पड़ेगा, टाइम ज्यादा लगेगा उसको। एग्जैक्टली इसी बात को जरा इंप्लीमेंट कीजिए ऊपर के दो रिएक्शंस के ऊपर। आपसे मैं कह रहा हूं कि दोनों में आपने इलेक्ट्रोफाइल ऐड किया, एक में हो गया एक में नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना कि अल्कीन के केस में इलेक्ट्रोफाइल नोज वेयर टू अटैक। इलेक्ट्रोफाइल को पता है कहां अटैक करना है, क्योंकि उसको पता है डबल बॉन्ड फिक्स है। नीचे वाले केस में इलेक्ट्रोफाइल को क्यों मुश्किल हो रही है? हालांकि वहां भी तो डबल बॉन्ड है। इसलिए मुश्किल हो रही है कि डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल को पता ही नहीं है वेयर टू अटैक। तो ये हमें पहला प्रूव मिला कि बेंजीन के डबल बॉन्ड अल्कीन की तरह फिक्स नहीं होते, बल्कि कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज करते रहते हैं। इसीलिए बेंजीन के रिएक्शंस अल्कीन की तरह नहीं होते। अब तुम में से अच्छे जो थोड़ा और सोचने समझने वाले बच्चे, उन्हें एक बात और समझाता हूं एक्स्ट्रा, याद रखिएगा। देखो सुनो, अगर मैं कहता हूं बेंजीन में रिएक्शन नहीं हो रहा और अल्कीन में रिएक्शन हो रहा है, तो जो रिएक्शन कर लेते हैं वो अनस्टेबल होते हैं और जो रिएक्शन नहीं करते वो स्टेबल होते हैं। अगर बेंजीन में रिएक्शन नहीं हो रहा, इसका मतलब है बेंजीन इज मोर स्टेबल देन अल्कीन। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि ये बताओ बेंजीन में स्टेबिलिटी किस चीज की वजह से आ रही है, तो बेटा अगेन वापस उसी बात पे आ जाओगे, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें स्टेबिलिटी आ रही है। बेंजीन इज मोर स्टेबल देन अल्कीन। व्हाई? व्हाट्स द रीजन? रीजन बिहाइंड दैट क्या है बेटा? डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। तो पहला प्रूफ हमें कब पता चला कि बेंजीन में डीलोकलाइजेशन होती है? जब हमने कंपेयर किया बेंजीन और अल्कीन के रिएक्शंस को, तो पता चला कि अल्कीन के रिएक्शंस बेंजीन की तरह नहीं होते बेटा। ये हो गया पहला प्रूफ। अब आता हूं दूसरे प्रूफ पे। बेटा मैं स्क्रीनशॉट्स आपको दे दूंगा, छाप लेना, फिर कोई मसला नहीं है, पहले समझ लो मेरी बात को, ठीक है।
सेकंड प्रूफ ऑफ डीलोकलाइजेशन एंड सेकंड प्रूफ, मेरा जो स्टेटमेंट है ना, मैंने आपसे कहा इधर इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड, ये मैं अभी इसमें प्रूफ कर दूंगा कैसे। बॉन्ड लेंथ से बेटा, बॉन्ड लेंथ क्या मतलब, बॉन्ड लेंथ का जरा सुकून के साथ सिट बैक एंड रिलैक्स, सुकून से मेरी बात को समझिए पहले। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, इसकी बॉन्ड लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली, अच्छा रीजन वन दोबारा समझा दें प्लीज। बेटा रीजन वन सिंपल सा है, अल्कीन और बेंजीन के रिएक्शंस डिफरेंट होते हैं, तो डिफरेंस की वजह से पता चला कि बेंजीन के डबल बॉन्ड की नेचर अल्कीन की तरह नहीं होती। अच्छा, अल्कीन की नेचर क्या है, डबल बॉन्ड फिक्स है, इसका मतलब है बेंजीन के डबल बॉन्ड फिक्स, ठीक है। दोबारा चल रहा हूं यार, ये ओके आज असल में बेटा रिजल्ट डे है ना, तो काफी डिस्टरबेंस रहेगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको चीजें स्मूथ ही रहे। अच्छा यहाँ देखिएगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.5 डिग्री फ्रॉम 1.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है 1.5 डिग्री एंगस्ट्रॉम। अच्छा, इसी तरीके से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है बेटा 1.3 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये मेरा सेकंड प्रूफ जरा अच्छी तरह समझिएगा। सपोज करो अगर कोई शख्स ये कहता है कि बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड फिक्स होते हैं, ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ के रूल से एक बॉन्ड लॉन्ग और उसके फौरन वाला बॉन्ड शॉर्ट होना चाहिए। उसके बाद अगेन एक बॉन्ड लॉन्ग होना चाहिए, अगेन एक बॉन्ड शॉर्ट होना चाहिए। तो एक लॉन्ग बॉन्ड एक शॉर्ट बॉन्ड, फिर एक लॉन्ग बॉन्ड एक शॉर्ट बॉन्ड। क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो हम समझ जाते कि बेंजीन में ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड होते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। अब सुनिए इसका की पॉइंट, ऑल कार्बन कार्बन bond length in benzene, all carbon carbon bond length in benzene are equal, इक्वल होते हैं। अच्छा अब दोबारा देखिए, क्या इक्वल होते हैं और सारे 1.5 होते हैं? जी नहीं। स्टेटमेंट पे गौर कीजिएगा, अगर 1.5 नहीं होते इसका मतलब है सैचुरेटेड तो नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या सारे कार्बन कार्बन जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.3 होती है? जी नहीं। इसका मतलब है अनसैचुरेटेड भी नहीं हुआ। तो मेरी बात प्रूव हो गई ना, इट इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। बेंजीन में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ ना सिंगल वाली होती है ना डबल वाली होती है, बल्कि अप्रोक्सीमेटली इन दोनों का एवरेज होती है, दैट इज 1.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम। आप देखें 1.4 ना सिंगल बॉन्ड है, 1.4 ना डबल बॉन्ड है, तो मैं कह सकता हूं ना इसके लिए ये ना सैचुरेटेड है और ना अनसैचुरेटेड है। तो बेंजीन इज नीदर सैचुरेटेड नॉर अनसैचुरेटेड। अब सवाल ये है ऐसा क्यों होता है? आखिरी जवाब, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है पाई इलेक्ट्रॉन्स की। इस कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड की वजह से आपको हर दफा हर जगह कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ सेम लग रही होती है, और वो कितनी होती है? 1.4 डिग्री एंगस्ट्रॉम। ये हमारे पास दूसरा प्रूव आया, किसका?
डीलोकलाइजेशन का। मैं फिर से रिपीट कर दूं बेटा, हमारे पास 3 प्रूव है कि बेंजीन के अंदर डीलोकलाइजेशन होती है। पहला प्रूफ क्या था बेटा, अल्कीन और बेंजीन के डिफरेंट रिएक्शंस की वजह से हमें पता चला कि बेंजीन और अल्कीन के डबल बॉन्ड की नेचर डिफरेंट होती है। अल्कीन में फिक्स होते हैं और बेंजीन में फिक्स नहीं होते डबल बॉन्ड। दूसरी दफा हमें कैसे पता चला कि बेंजीन के अंदर शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होते हैं बेटा, वो हमें बॉन्ड लेंथ से पता चला। जब हमने चेक किया कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ वैसी नहीं है जैसी बेंजीन के अंदर होनी चाहिए बेटा, इसका मतलब है बेंजीन की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। और उसमें डीलोकलाइजेशन की वजह से हमें हमेशा ये लग रहा होता है कि सारे कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बिल्कुल इक्वल लेंथ के हैं। ये हो गया सेकंड प्रूफ। पहला प्रूफ डिफरेंस इन रिएक्शन, दूसरा प्रूफ बॉन्ड लेंथ की वजह से। अब आता हूं बेटा तीसरा। देखो ये जो दो मैंने प्रूफ आपको दिए ना बेटा, इनमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल से। जो तीसरा प्रूफ आपको देने लगा हूं ना, वो थोड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इसीलिए मैं बच्चों को बार बार बोलता हूं कि अगर आपको एएस नहीं आता ना बेटा, तो आप A2 के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके एएस में ही बनते हैं, ठीक है, जो आपको स्ट्रांग होने जरूरी है, जो आपको आगे लेके चलते हैं। मैं फिर भी आपको याद दिलाऊंगा बेटा, प्लीज अगर मेरी बातें याद ना आए तो प्लीज मेरा रजिस्टर उठाइएगा और लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइज दोबारा कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा प्रूफ है बेटा बेंजीन स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ये जरा टेक्निकल है, इसे समझने के लिए ना आपका थोड़ा सा लेवल हाई होना जरूरी है, नहीं तो तंग करेगा आपको। अच्छा, बेंजीन स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, पहले बैकग्राउंड बताऊंगा फिर आऊंगा इस बात के ऊपर। सबसे पहली बात, ठीक है, डीलोकलाइजेशन। देखो डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी का कैसे पता चलता है, इट्स अ सिंपल। अगर आपसे कोई पूछे ये बताओ रिएक्शंस किसकी वजह से होते हैं, तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। इलेक्ट्रॉन फिक्स हो और इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हो, तो किसके साथ रिएक्शन करना इजी है, जो डीलोकलाइज हो रहा हो या जो फिक्स हो। तो जो डीलोकलाइज हो रहा हो वो स्टेबल हुआ ना, क्योंकि जाहिर बात है अपनी जगह होगा तो रिएक्शन होगा ना। डबल बॉन्ड अगर फिक्स होंगे तो ही उनपे अटैक इजी होगा ना। अगर आपको अपना टारगेट पता हो तो रिएक्शन इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आपका टारगेट कंटिन्यूअसली चेंज होता रहे, डीलोकलाइज होता रहे, डीलोकलाइज का मतलब होता है चेंजिंग। अगर आपका टारगेट कंटिन्यूअसली डीलोकलाइज होता रहा हो, चेंज हो रहा हो बेटा, तो जाहिर बात है वो रिएक्शन ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं डीलोकलाइजेशन से स्टेबिलिटी आती है। अच्छा, बेंजीन स्टेबिलाईजेशन एनर्जी में जरा मुझे पहले कुछ बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करने दीजिएगा, देखिएगा। मैं जो पॉइंट बताऊंगा बेटा, मैंने आपसे पहले से कह दिया है, वो जरा टेक्निकल पॉइंट है। सर में 8 9 अदर स्टूडेंट्स हैव क्लैश विद द सर नौशाद। अच्छा, आ, बेटा मुझे ना ये तुमने व्हाट्सएप किया है, मैं इसको इंशाल्लाह आगे फॉरवर्ड करता हूँ, चेंज करता हूँ कुछ, ठीक है। यहाँ देखिएगा बेटा, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूँ, यहाँ मैं प्रोग्रेस लिख रहा हूँ, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ये एनर्जी बेटा, ये प्रोग्रेस हो गया, और ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, अब जरा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम चेक कीजिएगा बेटा। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है। आपकी टीम का इश्यू है सर, 2 क्लासेस निकल गई हैं।
बेटा, मैं आपको दोनों क्लासेस इंशाल्लाह रिवाइज करवा दूंगा या रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास आ जाएंगे, बेफिक्र रहें आप, ठीक है। आई नो दैट एक दो क्लासेस में गड़बड़ हो रही है, लेकिन बेटा थोड़ा शुरू में इशू है, इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, आई एम टेकिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। मैं आपकी रिक्वेस्ट उनको दे दूंगा बेटा। आई एम सो सॉरी बेटा, एक्सट्रीमली सॉरी। जो भी बच्चे बेचारे, बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे बेटा, बेफिक्र रहें आप, मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ इंशाल्लाह आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे इंशाल्लाह। हम्म, अच्छा। दोनों एग्जाम प्लीज बेटा, अब आप स्टॉप राइटिंग हो गए ना, एक दफा ये टेक्निकल पॉइंट अगर समझ गए ना, बिलीव मी जिंदगी में सुकून ही सुकून होगा आपके पास। एक दफा अच्छे तरीके से मुझे एक्सप्लेन कर लेने दें इसको। मैंने एएस लेवल के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आपको स्टेबिलिटी के 3 पॉइंट्स बताए थे। स्टेबिलिटी का वर्ड कब कब यूज होता है? 3 दफा यूज होता है, 3 चीजों के लिए यूज होता है। अगर कोई ये कह दे आपसे कि आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, तो आप उसे कहेंगे स्टेबल हो गया। अगर कोई आपसे कहे कि लोअर एनर्जी स्टेट है, तो आप उसे कहेंगे स्टेबल हो गया। और अगर कोई आपसे कहे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी हो चुकी है सिस्टम में, सिस्टम में एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, इसका मतलब है सिस्टम स्टेबल हो गया। ये 3 डेफिनेशंस एएस में बताई जाती हैं। अब इन 3 डेफिनेशंस के अंदर से जो सेकंड वाली डेफिनेशन है बेटा, उसे मैं लेके आगे बढ़ रहा हूं और रिवाइज करवा रहा हूं, दोबारा सुनिए। याद रखिएगा, लोअर एनर्जी स्टेट को स्टेबल क्यों कहते हैं? हम क्यों कहते हैं सब्सटेंसेस एट लोअर एनर्जी आर मोर स्टेबल? क्यों? बिकॉज अगर कोई चीज लोअर एनर्जी पर होगी, तो उसे ब्रेक करने के लिए या डिस्ट्रॉय करने के लिए वी नीड मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो जिसे डिस्ट्रॉय करने के लिए, ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, इसका मतलब वो स्टेबल है, उसे आप आसानी से नहीं तोड़ सकते, दैट्स इट। तो substances at lower energy are always stable because they need more amount of energy to break or to destroy. तो जो चीजें लोअर एनर्जी पे होती हैं बेटा, उन्हें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है ब्रेक करने के लिए या फिर डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये बात एएस में बताई थी। अब एक और बात का रेफरेंस दे रहा हूं, ये भी मैंने एएस में बताई थी। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप कंपेयर करें, तो किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज ऑलवेज स्टेबल। फिर से सवाल आता है, आखिर प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन मोर स्टेबल क्यों हो जाता है? बिकॉज प्रोडक्ट्स आर एट लोअर एनर्जी देन रिएक्टेंट, एंड substances at lower energy are always stable. अब मैं तुम्हें उससे आगे एक और छोटा सा की पॉइंट समझाने लगा हूं। ये दो बातें पुरानी थी, एएस की थी, अब जरा ए2 में आ जाओ और बात सुनो। प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमेशा स्टेबल होता है क्योंकि प्रोडक्ट लोअर एनर्जी पे होता है देन द रिएक्टेंट। ठीक है, ठीक है, यह बात समझ में आ गई, एएस की है। अगर मैं दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के प्रोडक्ट कंपेयर करूं, लेट्स सी, सपोज दोनों रिएक्टेंट ऑलमोस्ट सेम एनर्जी पे है, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शन आपके सामने है। एक मोर एक्सो है दोनों एक्सो, और एक लेस एक्सो है। कीप इन माइंड, प्रोडक्ट ऑफ एक्सोथर्मिक इज मोर स्टेबल। अगर आपसे कोई ये कह दे कि दो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करें, कंपैरेटिवली बात करेंगे, तो दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर आपस में कंपेयर करें और ये बताएं कि कंपैरेटिवली किसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, तो आप क्या कहेंगे? मोर एक्सोथर्मिक का ज्यादा स्टेबल होगा। मोर
स्टेबल प्रोडक्ट एज कंपेयर टू लेस एक्सोथर्मिक। ठीक है। अच्छा, रॉकेट साइंस अभी भी नहीं है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन को आपने कंपेयर किया और आप कह रहे हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब मोर एक्सोथर्मिक होगा तो मोर लोअर एनर्जी पे होगा ना, ज्यादा लोअर एनर्जी पे होगा। जो चीज जितनी ज्यादा लोअर एनर्जी पे होगी उतनी ज्यादा स्टेबल होगी। यहां तक बात समझ में आ जाती है, रॉकेट साइंस नहीं। अब मैं जो आपको टेक्निकल पॉइंट समझाने लगा हूं ना बेटा, अगर ये आपको समझ आ जाए तो जिंदगी में आ जाएगा आपके सुकून, क्योंकि इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी टेक्निकल है। दोबारा सुने बेटा, आप में से किसी भी बच्चे को कोई जरूरत नहीं है मुझे व्हाट्सएप पे आंसर देने की, बस थोड़ा सा सोचिएगा। मैं अपना सवाल चेंज कर रहा हूं। दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर आप प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कंपैरेटिवली देखेंगे तो मोर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। खत्म हो गई ये बात। सवाल मेरा ये है, अगर मैं आपसे कहूं दो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को आपस में कंपेयर करो, कर लिया, एक मोर एक्सो एक लेस एक्सो, बताओ विच रिएक्टेंट विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। अब क्या जवाब दोगे? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूं, दोनों एक्सो, लेकिन विच रिएक्टेंट विल बी कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। थोड़ा सोचो, सोचो फिर मैं आपको आंसर देता हूं। जवाब देने की जरूरत नहीं है मुझे बेटा आपको, बस आप सिर्फ थोड़ा दिमाग में सोचें। मेरा सवाल समझ में आ गया, मैंने रिपीट कर रहा हूं दोबारा से। दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, उनमें मैं आपसे पूछ रहा हूं दोनों रिएक्टेंट्स को कंपैरेटिवली कंपेयर कीजिए। विच रिएक्टेंट इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल? रिएक्टेंट, प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट तो मुझे पता है मोर एक्सो का होगा। इसका राइट आंसर था बेटा लेस एक्सोथर्मिक मोर स्टेबल। देखिए, आपसे कोई नहीं पूछेगा कैम्ब्रिज में कि लेस एक्सोथर्मिक का रिएक्टेंट क्यों स्टेबल होता है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छा हो, आप चीजें आगे आगे चल के अच्छे तरीके से समझ में आए। नाउ मैं आपको इसका जवाब देने लगा हूं। सर, लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन का रिएक्टेंट कंपैरेटिवली क्यों ज्यादा स्टेबल होता है? जवाब सुनिएगा, इधर देखो। सबसे पहली बात, अगर आपसे कोई पूछे एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक होता क्यों है, तो आप उसे पहला जवाब क्या देंगे? उसकी बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द बॉन्ड ब्रेकिंग। ओ लेवल से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप लोग, सही है। बॉन्ड फॉर्मेशन इज ग्रेटर देन द बॉन्ड ब्रेकिंग। अच्छा, कैसे? जरा यहां देखिएगा। सपोज मैं आपको एक रिएक्शन कंपैरिजन करके बताता हूं। सिट बैक एंड रिलैक्स, सुकून के साथ समझिएगा। अगर ये लेस एक्सो वाला एक दफा समझ में आ गया ना, मैंने आपसे कहा आगे मेरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। बस ये सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है। सपोज करो बेटा, आपने बॉन्ड ब्रेकिंग रखी, जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड है वो है सपोज करो 100 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अच्छा, और जब बॉन्ड फॉर्म हो रहे थे तो एनर्जी रिलीज हुई 150 किलो जूल। ठीक है। रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल एक्सोथर्मिक है। इंथैल्पी चेंज क्या आएगी? आपने बोला 150 माइनस 100। यार एक मिनट, बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, प्लस में किया। बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, माइनस में किया। तो आपने बोला प्लस 100 माइनस 150, आपके पास इंथैल्पी चेंज आया -50 किलो जूल पर मोल। ठीक है। अब आप इसे कंपेयर कीजिएगा। एक और रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक ही है। सपोज करो उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए आपको रिक्वायर्ड था 125 किलो जूल। बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक है तो साइन प्लस लगाया। ये बॉन्ड फॉर्मेशन है।
150 किलो जूल एनर्जी रिलीज हुई। माइनस का साइन इसलिए लगाया कि पॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। मैंने आपसे बोला इसका एंथैल्पी चेंज निकालो, आपने बोला ठीक है कोई रॉकेट साइंस नहीं है, तो प्लस 125 माइनस 150, आपके पास आंसर आया -25 किलो जूल पर मोल। अब अगर तुम में से अकल रखने वाले बात बात लोग ये बात समझ गए तो जिंदगी में सुकून। दोनों एक्सोथर्मिक है, ये है मोर एक्सो और ये है लेस एक्सो। ठीक है, बता सकते हो लेस एक्सो क्यों है? चेक करो, सिंपल सा रीजन नजर आ रहा होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग। अब बताओ कोई रिएक्शन, अगर दो रिएक्शन है, एक मोर एक्सो और एक लेस एक्सो है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कोई रिएक्शन लेस एक्सोथर्मिक कब हो जाता है? क्योंकि उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कंपैरेटिवली दूसरे के बॉन्ड ब्रेकिंग के ज्यादा होती है। बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कहते किसको है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। किसके बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दी गई? रिएक्शन टू के लिए। जिसके बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दी गई, इसका मतलब उसके बॉन्ड स्ट्रांग है, वो स्टेबल हो गया। जिसके बॉन्ड्स तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दी गई, इसका मतलब ये हुआ वो ज्यादा स्टेबल हो गया, वो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल हो गया। यही बात मैंने आपको ऊपर ग्राफ के अंदर समझाई। चेक करें आप। मैंने आपसे कहा बेटा, दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर कोई लेस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा तो उसका रिएक्टेंट कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी कंपैरेटिवली ज्यादा होगी, द अदर एक्सोथर्मिक रिएक्शन ज्यादा होगी। और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग एनर्जी ज्यादा है तो इसका मतलब यही हुआ ना कि उसके बॉन्ड स्ट्रांग है और वो स्टेबल है। तो मैं बात को समराइज कर रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा बेटा, दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी के अंदर मोर एक्सोथर्मिक वाला प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता है। दो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट की कंपैरिजन करोगे स्टेबिलिटी बेटा, तो लेस एक्सोथर्मिक वाले का रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आपको बेंजीन स्टेबलाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको छापने का पूरा पूरा टाइम देता हूं, ठीक है? अभी आप समझ लो, पहले मेरी बात खत्म होने दो, तीसरा और आखिरी प्रूफ समझ लो पहले। यहां देखिएगा, इसका नाम है बेटा, सर वेट अजान हो रही है। हाँ ओके बेटा, ओके ओके, अजान का वक्फा ले लेते हैं, जब तक आप एक काम कर लें, है ना? स्क्रीन शॉट्स ले लें या छाप लें आगे? पहला दिन था ना काम, इतने दिनों से फारिग बैठे। तुम भी निकल जाओ घर। अच्छा ये ना, जरा रेस्ट कर लो आज। हमारा तो आज पहला दिन नहीं है, 2 हफ्ते हो गए मजदूरी को। बेटा बिल्कुल, आपको ना फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास की रिकॉर्डिंग्स भेज दी जाएंगी, सही है?
इंशाल्लाह आप बेफिक्र रहें, 2 दिन का टाइम दें बस, सब हो जाएगा, ठीक है, सब कुछ हो जाएगा। फर्स्ट क्लास में उसका मसला था, रजिस्ट्रेशन वगैरह का प्रॉब्लम हो गया था। सेकंड क्लास के अंदर बेटा आज चूंकि रिजल्ट डे था तो उसकी वजह से भी डिस्टरबेंस रही है, बट इंशाल्लाह आई होप हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं, चीजें क्लियर हो जाएंगी। जब तक नहीं होंगी तब तक रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। बोलिए। आ, बेटा मैं वापस से आ रहा हूँ अपने टॉपिक के ऊपर, जरा देखिएगा। आ, मैंने लेस एक्सो मोर एक्सो वाली बात बता दी आपको, अब आपने मेरा थोड़ा सा साथ देना है बेटा। ये तीसरा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है, मैं आपको कब से बोल रहा हूँ, पहले 2 पॉइंट बहुत इजी थे। निकेल 150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो रिएक्टेंट है बेटा इसका नाम है साइक्लोहेक्सीन। साइक्लोहेक्सीन कहते हैं, ठीक है। और इससे बना साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा मैं मेरी बात को थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा, ये हाइड्रोजीनेशन प्रोसेस है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जब आप एक डबल बॉन्ड ब्रेक करके उसमें 2 हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो जो टोटल एनर्जी रिलीज होती है वो होती है 120 किलो जूल, और अगर आप 1 मोल की बात करेंगे तो पर मोल हो जाएगा। माइनस का मतलब बेटा रिलीज एनर्जी, ठीक है, 120 किलो जूल। दूसरा देखिएगा, एक डबल बॉन्ड यहां लगाया, एक इधर लगाया। छापने का फिर से टाइम दूंगा बेटा, एक दफा ये बात अच्छी तरह समझिए, क्योंकि अब जो मैं बता रहा हूँ दिस इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट ना। अगर इसमें आप छापते रहेंगे तो फिर बेटा बहुत चीजें मिस हो जाएंगी, तो सुकून से देखते रहे इसको, ठीक है। सर लास्ट पॉइंट रिपीट कर दें, कनेक्शन लॉस हो गया। मैं लास्ट पॉइंट रिपीट कर देता हूं दोबारा से। मैंने एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड किया अल्कीन के अंदर, तो टोटल जो रिलीज्ड एनर्जी है उस हाइड्रोजनेशन की वो 120 किलो जूल है, ठीक है। मैंने 2 डबल बॉन्ड, इसको कहते हैं साइक्लोहेक्साडाइईन, साइक्लोहेक्साडाइईन, निकेल एज अ कैटलिस्ट 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखा और डबल बॉन्ड खत्म कर दिया, यानी अनसैचुरेट से सैचुरेट कर दिया आपने। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन दोबारा, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। टोटल रिलीज्ड एनर्जी है बेटा 240 किलो जूल पर मोल, माइनस का मतलब एनर्जी रिलीज हुई। कितनी सिंपल सी बात। अगर एक डबल बॉन्ड सेचुरेट करोगे, एक डबल बॉन्ड, तो -120 किलो जूल एनर्जी रिलीज हो रही है। अगर 2 बॉन्ड सेचुरेट करोगे तो 240 होनी चाहिए, हो रही है। बेटा अगर 3 बॉन्ड सेचुरेट करोगे तो क्या होना चाहिए, सपोज करो, ये देखिएगा बेटा। बस जिसे ये समझ में आ गया ना जिंदगी में सुकून, उसे बेंजीन का पहला बेसिक पॉइंट समझ में आ जाएगा आज। ये देखिए, जितनी बातें मैंने बताई है ना उन सबको समराइज करके इस आखिरी वाली बात में बता रहा हूं बस। यहां देखिएगा 360, हाँ बेटा 1 मिनट सब्र कीजिएगा, 360 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 3H2
निकल एज ए कैटलिस्ट, 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर, इसे कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। 3 डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए 360 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगी। कोशिश कीजिएगा एक ही दफा में मेरी सारी बातें समझ में आ जाएं, थोड़ा गौर कीजिएगा और बात को सुनिएगा। सबसे पहली बात, एक डबल बॉन्ड 120 रिलीज, 2 डबल बॉन्ड 240 रिलीज, 3 डबल बॉन्ड हो इससे कहते हैं साइक्लोहेक्साट्राईन। साइक्लोहेक्साट्राईन, ठीक है। 3 डबल बॉन्ड को जब आप सैचुरेट करेंगे तो एनर्जी रिलीज कितनी होनी चाहिए? 360। अब जरा गौर से सुनिएगा बेटा क्या बोलने वाला हूं, जिंदगी में सुकून, ये आखिरी पॉइंट है मेरा। अगर 360 किलो जूल एनर्जी रिलीज ना हो रही हो तो इसके 2 मतलब है। कितने मतलब है? 2। पहला मतलब, दुनिया में साइक्लोहेक्साट्राईन नाम की कोई चीज नहीं होती। यानी अगर कोई बच्चा बेंजीन के ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड फिक्स करके शो करेगा तो वो गलत क्यों होगा? इसलिए कि ऐसा होता ही नहीं है। अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता, अगर बेंजीन अनसैचुरेटेड होता तो टोटल रिलीज्ड एनर्जी 360 किलो जूल होनी चाहिए थी। इसका मतलब यह है दुनिया में साइक्लोहेक्साट्राईन नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, ये कोई कंपाउंड ही नहीं है। तो जो बेंजीन के स्ट्रक्चर को ऐसा समझते हैं वो गलत समझते हैं। सही है? तो इस रिएक्शन से पहली बात प्रूव हुई। अब चलते हैं दूसरी बात पे, यहां देखिएगा। ठीक है सर, अगर मैं इसी रिएक्शन को ऐसा करूं, दोबारा देखिएगा बेटा, चले आप बोलते हैं ऐसा कर लेता हूं, 3H2 कर देता हूं, निकिल और 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रखता हूं, साइक्लोहेक्सेन बना लेता हूं। बना लिया तो बना लिया, ठीक है, हो जाता है रिएक्शन। अब जरा सुनिएगा, जो रिलीज्ड एनर्जी है बेंजीन के केस में वो होती है 208 किलो जूल। आप देखें होनी कितनी चाहिए? 360, होती कितनी है? 208। दो बातें समझ में आ गई। पहली बात, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। ऐसा होता है स्ट्रक्चर बेंजीन, सब बेंजीन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड नहीं होते, बल्कि ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली शिफ्ट होते रहते हैं। दूसरी बात क्या पता चली? लेस एक्सोथर्मिक है। होना कितना चाहिए था? 360, है कितना? 208। जितनी एनर्जी रिलीज हुई उससे कम होनी चाहिए, उससे कम हो रही है। व्हाट डज इट मीन? अगर कोई रिएक्शन लेस एक्सोथर्मिक होगा तो उसमें कंपैरेटिवली कौन ज्यादा स्टेबल होगा? रिएक्टेंट। एक और चीज प्रूव हो गई। क्या प्रूव हुआ? कि बेटा याद रखना, बेंजीन अल्कीन की तरह नहीं होता, बल्कि बेंजीन अल्कीन से ज्यादा स्टेबल होता है। एक और प्रूफ कैसे पता चला? उसके रिएक्शंस के साथ। कैसे? कि बेंजीन के रिएक्शंस करवाओ, अल्कीन के रिएक्शंस कराओ, अगर सेम रिएक्शन करवाओगे तो बेंजीन के रिएक्शंस लेस एक्सोथर्मिक होंगे एज कंपेयर टू अल्कीन। जो क्या शो करते हैं? डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन या शिफ्टिंग ऑफ द पाई बॉन्ड। और इस शिफ्टिंग और डीलोकलाइजेशन की वजह से बेंजीन में क्या आ जाती है? स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन बेसिकली बेंजीन में आती किस वजह से है? उसकी डीलोकलाइजेशन की वजह से बेटा। तो हमारे पास 3 प्रूव है कि हम ये कह सकते हैं कि बेंजीन के डबल बॉन्ड फिक्स नहीं होते, बल्कि शिफ्ट होते रहते हैं। वो अल्कीन की तरह नहीं होते, ठीक है, और शिफ्ट होते रहते हैं, फिक्स नहीं होते। 3 प्रूव।
पहला प्रूफ हमारे पास क्या था बेटा, डिफरेंस इन रिएक्शंस का। दूसरा प्रूफ क्या था बेटा, बॉन्ड लेंथ का। और तीसरा प्रूफ हमारे पास क्या है बेटा, कि बेंजीन और अल्कीन के रिएक्शंस को कंपेयर करो, सेम रिएक्शंस को कंपेयर करो, तो आपको पता चलेगा कि दोनों के एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेंजीन के रिएक्शंस हमेशा कंपैरेटिवली लेस एक्सोथर्मिक होते हैं। और लेस एक्सोथर्मिक का मतलब हो गया कंपैरेटिवली रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल। और ये स्टेबिलिटी किस चीज की वजह से आई होती है, ये स्टेबिलिटी आती है बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से। अंडरस्टैंड, मेरी बात समझ में आ गई? तीन बातें डिस्कस की मैंने बेटा। कंटिन्यूस शिफ्ट से लेस एक्सो क्यों होता है? कंटिन्यूअसली शिफ्ट से लेस एक्सो नहीं होता। अल्लाह, किस बात को कहां जाके मिला देते हो यार। कंटिन्यूअसली शिफ्टिंग से स्टेबिलिटी आती है, स्टेबिलिटी से लेस एक्सोथर्मिक होगा। अगर आपका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो आपका ओवरऑल रिएक्शन लेस एक्सोथर्मिक होगा। ये मैंने ऊपर कराया बेटा, ये मैंने एग्जाम्पल दी। क्या कर रहे हैं बेटा, डिफरेंस रिएक्शन वाली स्लाइड ये रही बेटा, ये रहा, ये मैंने पूरा डिटेल से बताया आपको, ठीक है। अगर रिएक्शन लेस एक्सोथर्मिक होता है तो लेस एक्सोथर्मिक उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग ज्यादा होने की वजह से होता है। और बॉन्ड ब्रेकिंग उसी की ज्यादा होगी जब उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द रिएक्टेंट्स। मैं आपको स्लाइड सारी दोबारा दिखा देता हूं, मसला नहीं है, ठीक है। आप पहले एक काम करें, अभी इससे पहले कि मैं आपको अगली बात बताऊं, एक दफा आप स्लाइड्स को बेटा प्लीज स्क्रीनशॉट्स ले लें, फिर मैं बस आगे बढ़ता हूं। लास्ट वाली बात मैंने आपको शुरू में बता दी थी, थोड़ी टेक्निकल है। लास्ट वाली बात, उसको थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स लेते रहे बेटा, एक दूसरे के साथ भी शेयर करते रहे। मैं भी कर दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप आपस में भी एक दूसरे के साथ शेयर कर लिया करें, ठीक है। बिल्कुल लिखवाऊंगा, कुछ नहीं बहुत कुछ लिखवाऊंगा बेटा। एक दफा इसे कंप्लीट कर लू ना तो बेंजीन के सारे की पॉइंट एक साथ लिखवाऊंगा, ठीक है, सारे। थोड़ा सा वेट कीजिएगा। आई होप वन मोर लेक्चर, एक और लेक्चर लगेगा बेंजीन के इंट्रोडक्शन के अंदर। असल में बिल्कुल नई चीज है ना, हमने अब तक बचपन से लेके अब तक यही पढ़ा था, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बस। ये तो तीसरी वाली बात है, ये जाहिर बात है बिल्कुल न्यू है आपके लिए ना, कि ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो ना सैचुरेटेड होते हैं ना अनसैचुरेटेड होते हैं, तो बिल्कुल अलग से बात है ए टू के अंदर। एएस लेवल तक आपने सिर्फ यही पढ़ा था, ओ लेवल से लेके एएस लेवल तक, कि दो तरह के कंपाउंड होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक थर्ड क्लास ऑफ कंपाउंड भी है जो ना सैचुरेटेड है और ना अनसैचुरेटेड है। तो उसकी केमिस्ट्री समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ना बेटा, बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट चीज है ये। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं इसके सारे की पॉइंट्स आपको पूरी डिटेल के साथ सीक्वेंस वाइज दिखवाऊंगा, पूरा एक पेज के सिर्फ की पॉइंट्स होंगे इसके। लेकिन अभी मुझे इसको कंप्लीट कर लेने दीजिएगा, अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है बेटा, थोड़ा वेट कीजिएगा। फिर वही उल्टी बात कर दी, बेंजीन अगर अल्कीन से ज्यादा स्टेबल है तो ज्यादा एनर्जी क्यों नहीं रिलीज हुई? बेटा अगर कोई रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होगा तो वो लेस एक्सो होगा, यही तो बोल रहा हूं। जब कोई चीज ज्यादा स्टेबल होती है तो उसका रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टेंट। प्रोडक्ट नहीं बोल रहा हूँ, रिएक्टेंट बोल रहा हूँ। चीजों को मिक्स मत करो बेटा, थोड़ा अपना दिमाग को भी जरा खोलो ना बेटा।
फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहें ताकि मैं फिर आगे बढ़ूं। अभी मेरा एक पॉइंट और रहता है एक्सप्लेन का, बस एक और पॉइंट बताता हूं। ओके बेटा, बस एक छोटी सी बात और जरा सुन ले मेरी। क्या देखिएगा, अल्कीन। अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को बोलते हैं, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है, ये देखिएगा, ये तीन ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड हैं जो कंटिन्यूअसली शिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है। छोटी सी बात समझा रहा हूं बस, जिंदगी में सुकून, बस उसके बाद खत्म मेरी बात। अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन क्यों होते हैं? क्योंकि डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन इनरिच नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल सी एक बात, बेंजीन में कौन से रिएक्शन होंगे? इलेक्ट्रोफिलिक ही होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला कभी भी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, सिंपल सा जवाब। तो असल में जब बेंजीन के रिएक्शंस करवाएंगे तो बेसिकली डबल बॉन्ड की वजह से ही अट्रैक्शन होगी ना, वो डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन है तो डबल बॉन्ड, हाँ। तो दोनों के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होते हैं, लेकिन एक छोटे से डिफरेंस के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखिएगा, सपोज करो मैं एडिशन करता हूं, यहां देखिएगा, एडिशन करोगे तो बेंजीन के ऑल्टरनेटिव तीन पाई बॉन्ड्स जो शिफ्ट हो रहे थे उसमें से एक खत्म हो जाएगा। एडिशन हो गई ना, तो डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा। तो बेंजीन का जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है वो खत्म हो गया एडिशन के बाद, ठीक है। अब आप एक काम करें, इसी रिएक्शन को सब्स्टिट्यूशन करें। ये देखें आप, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है रिंग में से कोई एटम बाहर निकले और उसकी जगह कोई दूसरा एटम आ जाए, जैसे ई एच प्लस आयन बाहर निकल गया। रिंग सी एच का था, एक एच निकाला, उसकी जगह इलेक्ट्रोफाइल लगा दिया, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन हो गई। अब गौर से सुनिएगा बात को, अल्कीन में और बेंजीन में दोनों में रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, लेकिन एक फर्क के साथ, अल्कीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होते हैं, जबकि बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल दोनों में इसलिए अटैक करता है कि डबल बॉन्ड पे अटैक करने वाला कभी न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, ये बात यहां पे खत्म हो गई। लेकिन बेंजीन में एडिशन क्यों नहीं प्रेफर होती, सब्स्टिट्यूशन ही प्रेफर क्यों होती है? उसका रीजन क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते वक्त आपका बेंजीन रिंग के जो तीन पाई बॉन्ड्स होते हैं वो ब्रेक नहीं होते। इसका मतलब है बेंजीन में शिफ्टिंग ऑफ द पाई बॉन्ड रिएक्शन के बाद भी रहती है, यानी बेंजीन की स्टेबिलिटी रहती है। होता क्या है, अगर आप बेंजीन में एडिशन रिएक्शन करवाएंगे बेटा तो बेंजीन की स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। बेंजीन की स्टेबिलिटी होती किस चीज की वजह से? डीलोकलाइजेशन की वजह से। एडिशन में डीलोकलाइजेशन खत्म हो जाएगी, स्टेबिलिटी खत्म हो रही है। सब्स्टिट्यूशन में स्टेबिलिटी खत्म नहीं हो रही। क्यों नहीं खत्म हो रही? क्योंकि डीलोकलाइजेशन अपनी जगह पे है।
तो इसीलिए बेंजीन के अंदर वो अपनी स्टेबिलिटी खराब नहीं करना चाहता, इसीलिए बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। ये सारे की पॉइंट अब यहां तक जो मैंने आपको बताया, एक एक करके बेंजीन के स्ट्रक्चर से लेकर यहां तक सब के सब की पॉइंट बेटा मैं आपको खुद अपनी नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा, एक एक करके पूरी डिटेल के साथ। ठीक है, अब आप इसे छाप लें बेटा बस, या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। बेटा मैंने आप मेरे दोनों लेक्चर जिन बच्चों का मिस हो गया है सबको बोल रहा हूं, सब मतलब बेंजीन अपनी स्टेबिलिटी कभी नहीं खोना चाहता। बेटा कोई भी अपनी स्टेबिलिटी नहीं, तुम अपनी स्टेबिलिटी खोना चाहते हो? दुनिया में कोई भी चीज नहीं चाहेगी कि उसकी स्टेबिलिटी खराब हो। ठीक है, हर चीज कोशिश करती है स्टेबिलिटी की तरफ ना बेटा, बेंजीन क्यों छोड़ेगा अपनी स्टेबिलिटी? मेरे दोनों लेक्चर, आज का और मेरा प्रीवियस लेक्चर बेटा, दोनों लेक्चर इंशाल्लाह रीब्रॉडकास्ट हो जाएंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे इंशाल्लाह। कल तक आपको मैसेजेस मिल जाएंगे कि कब वो हो रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों का मिस हुआ या किसी भी वजह से, अभी असल में चल रहा है, काम चल रहा है ना, कि जो बच्चों की रजिस्ट्रेशन वगैरह का ये वो, तो बेटा इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अब जो मेरा लेक्चर आएगा उसमें भी शायद थोड़ी बहुत डिस्टरबेंस हो, अब भी जो आएगा, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से प्रॉपरली हम लोग एक इंशाल्लाह ऑर्गेनाइज्ड वे में अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन, फॉर योर पेशेंस बेटा, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी गुड लक बेटा, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज।